इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन देख रहे थे। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी, उसमें फिर क्वेश्चंस लगाए। अब एक चीज है जिसको बोला जाता है बैक टाइट्रेशन। पहले तो ये समझते हैं कि ये होता क्या, बैक टाइट्रेशन बोलते किसको। जैसे मान लीजिए आप किसी का टाइट्रेशन करा रहे हैं, किसी एसिड का टाइट्रेशन करा रहे हैं बेस से। तो एसिड का टाइट्रेशन आप बेस से करा रहे हो, तो जितना मिलीक्लेंट एसिड का है उतना ही मिलीक्लेंट हमें बेस का भी चाहिए होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए एसिड का 10 मिलीक्लेंट है, तो बेस का भी 10 मिलीक्लेंट चाहिए हमें कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए। बट अगर आप 10 मिलीक्लेंट ना मिला के 10 से ज्यादा 15 मिलीक्लेंट मिला दीजिए तो क्या होगा। तो एसिड का तो 10 मिलीक्लेंट ही है और बेस का आपने मिला दिया 15 मिलीक्लेंट, तो बेस आपने ज्यादा मिला दिया। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें बेस बचा रह जाएगा, और उसमें अगर बेस बचा रह गया तो कितना बेस बचा रह गया है ये पता लगाते हैं हम लोग, और इसको पता लगाने के लिए उसको वापस से हम लोग किसी एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। जो बेस बचा रह गया है उसको रिएक्ट वापस से हम लोग किसी एसिड से करा देते हैं। इसी चीज को बोला जाता है बैक टाइट्रेशन। वापस से बैक, हम लोग वापस से किसी एसिड से रिएक्ट कराएं, इसी चीज को नाम दिया जाता है बैक टाइट्रेशन। जैसे एक क्वेश्चन के एग्जांपल से इसको समझते हैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है इसका। एक क्वेश्चन के एग्जांपल से इसको समझा जाए। क्वेश्चन के एग्जांपल से अगर इसको समझे, जैसे बोला गया है 100 ml of 0.2 molar NaOH solution is added in 50 ml of 0.1 molar HCl solution. What volume of 0.1 molar H2SO4 solution is required for back titration of resulting solution? ये चीज पूछा गया है कि 0.1 मोलर H2SO4 का कितना वॉल्यूम लगेगा बैक टाइट्रेशन के लिए। बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि जो एक्सेस में हो गया है उसको वापस से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखा जाए, हमने यहाँ पे HCl का कितना मिलीक्लेंट लिया है, तो इसकी मोलैरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 50 ml और HCl का इनफैक्टर है 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 मिलीक्लेंट। मतलब हमारे पास HCl के 5 मिलीक्लेंट थे। इसमें हमने NaOH के कितने मिलीक्लेंट मिला दिए, तो मिलीक्लेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू, इसकी मोलैरिटी है 0.2, वॉल्यूम है 100 ml और NaOH का भी इनफैक्टर है 1। 0.2 इंटू 100 इंटू 1, तो ये 20 मिलीक्लेंट हो गया। एसिड के 5 मिलीक्लेंट है और उसमें बेस के हमने 20 मिलीक्लेंट मिला दी, ज्यादा मिला दी, क्योंकि एसिड के 5 मिलीक्लेंट से बेस का भी 5 मिलीक्लेंट ही रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने कितना मिला दिया, 20 मिलीक्लेंट, तो हमने NaOH ज्यादा मिला दिया है। NaOH ऐसा तो नहीं कि हम जितना भी मिला देंगे पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जितना एसिड है उतना ही बेस भी रिएक्ट करेगा। तो बेस बचा रह जाएगा, यहाँ पे NaOH यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो कितना बचा रह जाएगा, तो एसिड के 5 से NaOH का भी 5 मिलीक्लेंट रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना उसका, तो 20 माइनस 5 यानी कि 15 मिलीक्लेंट NaOH का बचा रह जाएगा। तो ये जो NaOH बचा रह गया है इसी से रिएक्ट करने के लिए 0.1 मोलर H2SO4 यूज होगा। तो इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा ये हमें बताना है। तो H2SO4 किसके लिए यूज हो रहा है, तो जो NaOH बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो 15 मिलीक्लेंट NaOH के बचे हुए हैं। तो जितने मिलीक्लेंट NaOH के बचे हुए हैं उतने ही मिलीक्लेंट H2SO4 के रिक्वायर्ड होंगे। मतलब H2SO4 के मिलीक्लेंट रिक्वायर्ड फॉर बैक टाइट्रेशन इज 15। तो अब यहाँ से इसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन बना के H2SO4 का वॉल्यूम निकालेंगे। H2SO4 की मोलैरिटी है 0.1, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं VmL और H2SO4 का इनफैक्टर होगा 2। तो ये मिलीक्लेंट H2SO4 का, और हमें पता है कि 15 मिलीक्लेंट चाहिए, तो इसकी इक्वल कर देते हैं 15 के। तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करके आ जाएगा 75 ml। तो इस चीज को बोला जाता है बैक टाइट्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है बैक टाइट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होती है डबल टाइट्रेशन। नाम डबल टाइट्रेशन है। डबल टाइट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग दो टाइट्रेशन एक साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब टाइट्रेशन हम लोग कराते हैं तो कोई इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। इंडिकेटर अपना
कलर जब चेंज करता है तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लैब में जब टाइट्रेशन कराया जाता है तो टाइट्रेशन में हम लोग को इंडिकेटर भी ऐड करते हैं। आप लोगों ने भी टाइट्रेशन कराया होगा। जनरली फिनोप्थलीन यूज किया जाता है क्योंकि पहले कलरलेस होता है और बाद में पिंक कलर का हो जाता है, अगर याद हो, अगर लैब में कराए होगे तो। खैर, तो टाइट्रेशन में हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं और इंडिकेटर का काम होता है कि वो जब अपना कलर चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो दो इंडिकेटर के प्रेजेंस में टाइट्रेशन कराया जाता है। हो सकता है एक ही इंडिकेटर लेके कराया जाए, हो सकता है दो इंडिकेटर लेके कराया जाए। तो दो इंडिकेटर की चीजें एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डबल टाइट्रेशन। अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग ज्यादा नहीं समझेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हम लोग यूज करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका कम है, या ऐसे कह लीजिए कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हम लोग उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे। हम लोग फोकस इस बात पे रखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको तीन चीजें मिल सकती हैं। तीन चीजें क्या क्या मिल सकती हैं, तो ये तीन चीजें, एक अल्कली NaOH जैसे ले लेते हैं, एक कार्बोनेट जैसे Na2CO3 ले लेते हैं, और एक बाई कार्बोनेट जैसे NaHCO3 ले लेते हैं। हो ये तीन चीजें हो सकती हैं सॉल्यूशन में। इन तीन चीजों को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। हो सकता है इनमें से कोई दो ही चीज हो, या हो सकता है कोई एक ही चीज हो, या हो सकता है तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में। और उस सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया जाता है जनरली किसी एसिड से, और वो एसिड जनरली HCl लिया जाता है, HCl। ध्यान दीजिएगा, NaOH का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो NaOH का एन फैक्टर 1 होगा। Na2CO3 का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो Na2CO3 कन्वर्ट होगा H2CO3 में, एन फैक्टर 2 होगा। और NaHCO3 का रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो ये भी कन्वर्ट होगा H2CO3 में, इसका एन फैक्टर 1 होगा। अब होगा क्या कि इस मिक्सचर का रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं। अब वहां पे इंडिकेटर हम लोग दो ले सकते हैं। इंडिकेटर हम लोग फिनोप्थलीन ले सकते हैं, फिनोप्थलीन को शॉर्ट में HPH लिखा जाता है, या फिर इंडिकेटर हम लोग मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज को शॉर्ट में MEOH लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस ध्यान इतना सा रखना है कि अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर के फॉर्म में है और ये चीजें प्रेजेंट है, तो इंडिकेटर अगर फिनोप्थलीन है तो NaOH जितना भी है सॉल्यूशन में उसको पूरा रिएक्ट कराना है, फुल टाइटर वैल्यू। मतलब इसको ऐसा समझिए कि ये पूरा रिएक्ट करेगा, NaOH जितना भी है वो पूरा रिएक्ट करेगा। अगर Na2CO3 है तो ये जितना भी है उसका आधा ही रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन। और अगर NaHCO3 है तो इसको रिएक्ट नहीं कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन। एक बार फिर से बात करते हैं, फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में क्या करना है, तो NaOH जितना भी है उसको पूरा रिएक्ट करा देना है, Na2CO3 जितना है उसका आधा रिएक्ट कराना है, और NaHCO3 जितना है उसको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कराना, उसका जीरो रिएक्शन होगा। लेकिन वही अगर इंडिकेटर के फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को अगर इंडिकेटर के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं तो तीनों को पूरा का पूरा रिएक्ट कराएंगे। NaOH को भी पूरा रिएक्ट कराएंगे, Na2CO3 को भी पूरा रिएक्ट कराएंगे, NaHCO3 को भी पूरा रिएक्ट कराएंगे। बस इस चीज को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसी चीज को यूज करके, इसी चीज को अगर आप याद रखें तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे। क्या याद रखना है कि फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में NaOH को पूरा रिएक्ट कराना है, Na2CO3 को आधा रिएक्ट कराना है, और NaHCO3 को रिएक्ट नहीं कराना है। वही मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में तीनों चीजों को पूरा का पूरा रिएक्ट कराना है। अब बात उठती है कि ऐसा क्यों क्यों हम लोग फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में Na2CO3 को आधा रिएक्ट करा रहे हैं, या NaHCO3 को रिएक्ट ही नहीं करा रहे हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में तीनों को पूरा का पूरा रिएक्ट करा रहे हैं। तो बात यहाँ पे आती है इंडिकेटर के रोल की।
होता क्या है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अलग अलग पीएच रेंज में अपना अलग अलग कलर शो करता है। इंडिकेटर अलग अलग बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे दो इंडिकेटर देख रहे हैं, फिनोप्थिलीन देख रहे हैं और दूसरा मिथाइल ऑरेंज देख रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका अलग अलग कलर होता है अलग अलग पीएच रेंज में। किसी पर्टिकुलर पीएच रेंज में ये अलग कलर शो करते हैं और किसी दूसरे पर्टिकुलर पीएच रेंज में ये अलग कलर शो करते हैं। तो जब सॉल्यूशन का पीएच बदलता है तो एक ऐसा पीएच रेंज आता है जहां पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, और जैसे ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है हम बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हमारे हिसाब से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है अगर इंडिकेटर कलर चेंज कर लेता है तो। अब अगर इंडिकेटर के फॉर्म में आपने फिनोप्थरीन को लिया है और ये चीजें वहां पे प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है, Na2CO3 प्रेजेंट है और NaHCO3 प्रेजेंट है, और अब आप इसमें HCl मिला रहे हैं, तो HCl एक एसिड है। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बेसिक सब्सटेंस होगा सबसे पहले HCl उसके साथ रिएक्ट करेगा, और इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक सब्सटेंस है NaOH। तो HCl सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करेगा, उसके बाद इसमें बेसिक सब्सटेंस है Na2CO3, तो HCl Na2CO3 से रिएक्ट करेगा और उसके बाद फिर रिएक्ट करेगा NaHCO3 से। तो होता क्या है कि जब अगर हम लोग फिनोप्थरीन के प्रेजेंस में HCl मिला रहे होते हैं तो NaOH तो पूरा रिएक्ट कर जाता है, लेकिन Na2CO3 जब आधा रिएक्ट किया होता है उसी टाइम सॉल्यूशन का पीएच कुछ ऐसा हो जाता है कि फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज कर लेता है। और अगर फिनोप्थलीन ने कलर चेंज कर लिया तो हमारे हिसाब से रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बट एक्चुअल में वहां तो कंप्लीट हुई नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो NaOH तो पूरा रिएक्ट किया है, बट Na2CO3 आधा रिएक्ट किया है, अभी इसका आधा बचा हुआ है, और ये तो अभी रिएक्ट ही नहीं किया है NaHCO3। तो अगर हम लोग तीनों को पूरा पूरा रिएक्ट करा के आंसर निकालेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी यही सिर्फ पूरा रिएक्ट किया और ये तो आधा ही रिएक्ट किया है। और अगर आप मान लेंगे ऐसे में कि ये तीनों पूरा रिएक्ट कर लिए क्योंकि इंडिकेटर का कलर चेंज हो गया है, तब फिर आप गलत मान लेंगे, तो आंसर वहां से गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए एक्चुअल में जो चीजें जितना रिएक्ट की हैं उतने के हिसाब से ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा, और एक्चुअल में क्या चीजें कितना रिएक्ट की हैं, तो NaOH पूरा रिएक्ट किया हुआ है, बट Na2CO3 आधा ही रिएक्ट किया हुआ है, अभी आधा इसका बचा होगा सॉल्यूशन में। इसी टाइम फिनोप्थलीन का कलर चेंज हो गया और ये NaHCO3 तो पूरा का पूरा बचा होगा अभी। तो हम लोग इसी के हिसाब से इक्वेशन बना के इसी के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो वही अगर मिथाइल ऑरेंज के फॉर्म में अगर हम लोग इंडिकेटर को लेते हैं, तो जब तीनों पूरा का पूरा रिएक्ट कर लेते हैं तब सॉल्यूशन का पीएच जाके कुछ ऐसा होता है कि मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है। और अगर तीनों पूरा का पूरा रिएक्ट कर चुके हैं तो हम लोग भी पूरा का पूरा रिएक्ट कराएंगे। तो ये इंडिकेटर के रोल पे है, इस वजह से हम लोग ऐसा कराते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बस इसको ऐसे याद रखिए कि अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर है तो NaOH को पूरा रिएक्ट कराना है, Na2CO3 को आधा रिएक्ट कराना है और NaHCO3 को रिएक्ट नहीं कराना। जबकि मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर है तो तीनों सब्सटेंस को पूरा का पूरा रिएक्ट कराना है। इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो चीजें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।